गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है ये हमने 11th में स्टडी किया है। डिबेंचर कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। डिबेंचर पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है कंपनी को और फिक्स्ड टाइम में पे करना होता है। डिबेंचर को और डिटेल में स्टडी करेंगे आज हम। ओके, देखो नॉर्मली क्या होता है, जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी शेयर इशू करती है। शेयर के बजाय कंपनी को क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। ओके, कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो शेयर इशू करते हैं और जिसने शेयर परचेज किया है वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। उससे भी ज्यादा अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है तो वो लोन लेती है या बोरो करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और बैंक से। कंपनी के पास एक और ऑप्शन है लॉन्ग टर्म फंड कलेक्ट करने का। कंपनी डिबेंचर और बॉन्ड इशू करके भी फंड कलेक्ट कर सकती है। ओके, ये भी एक ऑप्शन है कंपनी के पास। अगर कंपनी को ज्यादा पैसों की जरूरत है तो कंपनी शेयर के जगह पे डिबेंचर इशू करके लोगों से पैसा कलेक्ट कर सकती है, बॉन्ड इशू करके लोगों से पैसा कलेक्ट कर सकती है। क्लियर हुआ? तो हमने जो चैप्टर 1 किया है, इसके पहले का जो चैप्टर 1 किया है शेयर्स वाला, उसमें जैसी एंट्रीज पास होती है उसी तरीके की एंट्री पास करना है। बस हमें इक्विटी शेयर कैपिटल के जगह पे डिबेंचर लिखना है। ओके, कंपनी के पास पावर है कि वो पब्लिक को डिबेंचर इशू करके उनसे पैसे कलेक्ट कर सकती है। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि कंपनी की इतनी लायबिलिटीज है। देखो, कंपनी इशू अ डॉक्यूमेंट, डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है, और सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग इट्स डेब्ट, जो उसकी लायबिलिटी बताता है टू द इन्वेस्टर। सच सर्टिफिकेट इज नोन एज डिबेंचर। Those who get the debenture by giving money to the company or have purchased from the market are known as holder of the debenture or debenture holder. जिन्होंने भी वो डॉक्यूमेंट, वो सर्टिफिकेट परचेज किया है उनको बोलते हैं होल्डर ऑफ डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर। ओके, ये बोला जाता है। डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की लायबिलिटी बताता है। डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया जाता है जो फिक्स्ड होता है। अगर 8% इंटरेस्ट तो 8% ही इंटरेस्ट, और स्पेसिफाइड टाइम में पे करना होता है डिबेंचर होल्डर को। मींस कंपनी इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर होल्डर को, वो जो इंटरेस्ट का रेट पे करती है वो फिक्स होता है और एक टाइम डिसाइडेड होता है। वही टाइम पे कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है। इन्वेस्ट किसने किया है? डिबेंचर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है तो कंपनी उन्हें पे करती है। कंपनी के लिए क्या होता है? ये इंटरेस्ट पे करना एक्सपेंस होता है और डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम होता है। कंपनी को रिटर्न भी करना होता है। जितना अमाउंट उसने बोरो किया है, जितना अमाउंट उसने बोरो किया है उतना पे भी करना होता है, रिटर्न करना होता है। वो खुद के पास नहीं रख सकती है। लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? अगर कोई कंपनी मनी बोरो कर रही है डिबेंचर होल्डर से तो फ्यूचर में उसे रिटर्न भी करना होता है। A certificate which is issued to debenture holder by company contain, देखो कंपनी जो सर्टिफिकेट इशू करती है डिबेंचर होल्डर को, उसमें क्या क्या चीजें होती है? उसमें डिबेंचर होल्डर का नेम होता है, नंबर ऑफ डिबेंचर, कितने डिबेंचर इशू करे हैं वो होता है, अमाउंट पर डिबेंचर, एक डिबेंचर का कितना अमाउंट है वो भी सर्टिफिकेट में होता है, सीरियल नंबर ऑफ डिबेंचर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, टाइम फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ऑल्सो शोज
when the debenture money will to be paid in future date. क्लियर हुआ? एक सर्टिफिकेट में, एक डिबेंचर के सर्टिफिकेट में ये सब चीजें इंक्लूडेड होती है. आज के टाइम में डिबेंचर सर्टिफिकेट पूरा की पूरा डीमटेरियलाइजेशन हो गया है. डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? वो एक फिजिकल कॉपी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना. ओके, डिबेंचर हमने क्या पढ़ा है अब तक कि डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है, एक डॉक्यूमेंट है. तो वो डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, उसे कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन. इट मीन्स purchase of debenture is directly credited to demat account of shareholder. अगर किसी ने परचेज किया है डिबेंचर तो डायरेक्टली उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. बाय अलॉटमेंट लेटर कंपनी इन्फॉर्म द डिबेंचर होल्डर अबाउट हाउ मैनी डिबेंचर आर अलॉटेड टू देम. अलॉटमेंट लेटर से कंपनी इन्फॉर्म करती है डिबेंचर होल्डर को कि कितने डिबेंचर उसे अलॉट किए हैं, उसके नंबर क्या है और अमाउंट और कंडीशंस क्या है. क्लियर हुआ डिबेंचर क्या होता है? अगर नहीं समझ में आया होगा इसमें से कुछ भी, आप लोग भी एक और बार रीड कर लेना. अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ लेना. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू डिबेंचर. डिबेंचर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, जिसे अभी हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट है डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट. हमें पता ही है डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की लायबिलिटी बताता है. ओके, डिबेंचर इज सिक्योरिटी दैट बेयर्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. डिबेंचर पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है कंपनी को, और जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी डेट भी फिक्स होती है. कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है या नहीं किया है, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है और फिक्स डेट पे इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है. ओके, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल एट अ फिक्स रेट. देखो, डिबेंचर पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है. मतलब ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया तो ज्यादा इंटरेस्ट पे कर दो, कम प्रॉफिट अर्न किया तो कम प्रॉफिट पे करो, ऐसा नहीं होता है. डिबेंचर पे इंटरेस्ट फिक्स पे करना होता है, फिक्स रेट डिसाइडेड होता है, उतना ही इंटरेस्ट पे करना होता है. डिबेंचर पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, इसलिए डिबेंचर को उसके रेट से जाना जाता है. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि सपोज डिबेंचर पे 8% इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये डिबेंचर को उसके इंटरेस्ट से जाना जाएगा. मतलब ये डिबेंचर को क्या बोलेंगे? 8% डिबेंचर. जितना भी इंटरेस्ट डिबेंचर के साथ पे करते हैं वो डिबेंचर को उसके इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है. अगर यहाँ पे 9% पे करते हैं तो उसको बोलते हैं 9% डिबेंचर. 8% पे किया है तो बोलेंगे 8% डिबेंचर. ओके, व्हेन डिबेंचर आर इशूड फॉर द फिक्स्ड टर्म, द मनी borrowed against such debenture is repaid at the end of the fixed term in accordance with the agreed term. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अगर डिबेंचर को इशू किया है, फिक्स टर्म के लिए इशू किया है, ओके, 3 साल 4 साल फिक्स टर्म के लिए इशू किया है, तो जब वो टर्म खत्म हो जाएगा, जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तो जितना भी अमाउंट बोरो किया है उसे पे करना होगा, कंपनी पे कर देगी. ओके, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी ने जितना भी बोरोड किया है उसके एंड के टाइम में पे करेंगी अग्रीड टर्म के अकॉर्डिंग. मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की थी उसके अकॉर्डिंग रिटर्न कर देगी. ओके, as per Company Act 2013, no company is allowed to issue debenture having a maturity date of more than 10 years. कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी को अलाउ नहीं किया है कि वो 10 साल से ज्यादा टाइम तक के लिए डिबेंचर इशू करे. ओके, however, a company engaged in infrastructure projects can issue debenture for more than 10 years but not exceed 30 years. वो कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ एंगेज है वैसी कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है 10 इयर्स से ज्यादा टाइम तक के लिए, पर 30 इयर्स से ज्यादा के लिए नहीं.
डिबेंचर कैन बी इशूड विथ और विदाउट चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। ये लाइन का क्या मतलब है? डिबेंचर इशू कर सकते हैं मॉर्गेज रख के भी, और विदाउट मॉर्गेज के साथ भी डिबेंचर इशू कर सकता है। डिबेंचर कंपनी के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। कंपनी बोरो करते हैं अमाउंट, तो कंपनी मॉर्गेज के साथ भी बोरो कर सकते हैं और विदाउट मॉर्गेज के साथ भी बोरो कर सकते हैं। ओके, यूजुअली डिबेंचर आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। हमें पता है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, हमने उसी में स्टडी किया है। तो डिबेंचर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। डिबेंचर की ट्रेडिंग कहाँ पे होती है? डिबेंचर का लेन देन कहाँ पे होता है? स्टॉक एक्सचेंज में होता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ सच डिबेंचर शुड बी मोर और लेस देन द प्राइस ऑफ इशू। जो प्राइस में डिबेंचर इशू किया था उससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम अमाउंट भी हो सकता है। ओके, डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है और डिबेंचर का ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज में होता भी है। क्लियर है? 8th, if the term of the issue of debenture so provided, the debenture can be converted into share। अगर डिबेंचर का इशू टर्म कितने टाइम तक के लिए इशू किया है अगर वो बताया गया है तो डिबेंचर कन्वर्ट हो सकता है शेयर्स के अंदर। डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है जिसको नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लिखा जाता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी होता है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वहां पे डिबेंचर को लिखा जाता है। ये लाइन को आप लोग चैप्टर नंबर 3 में और डिटेल में स्टडी कर सकोगे। ओके, 10th, डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट इन एनी मैटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है। कंपनी के कोई भी मैटर के रिलेटेड कोई भी डिसीजन में वोटिंग राइट नहीं रहती है डिबेंचर होल्डर के पास। डिबेंचर कैनॉट बी फोरफिटेड इफ एनी डिबेंचर होल्डर डज नॉट पे एनी अमाउंट ऑन डिबेंचर। हमने चैप्टर 1 में सीखा था अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं पे कर पाता है तो उसका शेयर फोरफीचर हो जाता है, पर डिबेंचर को फोरफिट नहीं कर सकते हैं। ओके, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी द डिबेंचर होल्डर आर रीपेड देयर मनी बिफोर द पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। जब कंपनी बंद होने वाली रहती है तब जो भी बचा हुआ पैसा होता है लिक्विडेशन के टाइम पे। ओके, हमने ये पार्ट 1 के चैप्टर 7 में पढ़ा है। लिक्विडेशन के टाइम पे जब कंपनी के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है तो वो पहले डिबेंचर होल्डर को पे करेगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेगी। डिबेंचर होल्डर को पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है उसके बाद लोग आगे का देखते हैं, पर सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पे किया जाता है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिबेंचर के रिलेटेड, तो आप लोग एक बार रीड करना और इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। ओके, डिबेंचर क्या होता है ये हमने समझ लिया है। डिबेंचर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हमने समझ लिए हैं। अभी हम डिबेंचर के रिलेटेड सम्स करेंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, सचिन मार्बल लिमिटेड इशू 12,000 डिबेंचर ऑफ 100 each for public subscription. Interest is to be paid at the rate of 10% per annum. यहाँ तक क्लियर है? 12,000 डिबेंचर इशू हुए हैं, एक डिबेंचर की प्राइस है 100 रुपीज। ओके, डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया है 10%, मतलब हम क्या बोलेंगे 10% डिबेंचर। डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है उसी नाम से डिबेंचर को बोला जाता है। ओके, तो हम सिर्फ डिबेंचर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे 10% डिबेंचर। क्लियर है? द अमाउंट वर कॉल्ड अप पर डिबेंचर एज अंडर, और ये 100 रुपीज को इस तरीके से मंगाया है। एप्लीकेशन के साथ 30, अलॉटमेंट के साथ 45 और कॉल्स के साथ 25 रुपीज। ओके, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड बाय कंपनी ऑफ 15,000 डिबेंचर्स। इशू करना चाहते थे 12,000 डिबेंचर्स, एप्लीकेशन आए हैं 15,000 डिबेंचर्स की।
After allotment of 15,000 debenture, reject excess application of debenture and refund the money to applicant. All the amount due on allotment and call were duly received. राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी. देखो जर्नल एंट्रीज पास करना है. ओके यहाँ पे ज्यादा एप्लीकेशंस आ गए हैं और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए हैं उसको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है. पूरा क्लियर है क्वेश्चन. हमने जैसा शेयर वाला चैप्टर किया था चैप्टर नंबर 1 उसी के तरह होता है, बस यहाँ पे शेयर के जगह पे डिबेंचर आ गया है. ओके और डिबेंचर पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है. तो यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट दिया होगा उसी इंटरेस्ट के नाम से डिबेंचर को बोला जाएगा. मतलब सिर्फ डिबेंचर नहीं बोलेंगे, 10% डिबेंचर. अगर यहाँ पे 9% होता तो 9% डिबेंचर. अभी हम एंट्रीज पास करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है. जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया है. ओके जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सचिन मार्बल लिमिटेड. डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट. जो फर्स्ट एंट्री होती है वो होती है एप्लीकेशन की. एप्लीकेशन के साथ क्या आता है, पैसे आते हैं. तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है उसके साथ 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. अमाउंट क्या आएगा, कितने एप्लीकेशंस आए हैं, एप्लीकेशंस के साथ पैसे आते हैं. तो टोटल एप्लीकेशन आए हैं 15,000 और डिबेंचर का दिए है 30. सॉरी एप्लीकेशन का दिए है 30. ओके तो 15,000 इंटू 30 4,50,000. हमने सेम एंट्री किए शेयर के टाइम पे. तो अगर कुछ समझ में नहीं आएगा ये टाइम पे तो आपको पूछना है. ओके अगर आपका शेयर वाला चैप्टर क्लियर होगा तो ये आप लोगों को इजीली आ जाएगा. सेकेंड होती है ट्रांसफर वाली एंट्री. एप्लीकेशन ट्रांसफर कर रहे हैं तो एप्लीकेशन आ जाएगा डेबिट में. 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ट्रांसफर कर रहे ऑपोजिट हो गया. किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, डिबेंचर में. तो 10% डिबेंचर अकाउंट. एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है. पहले रिसीव्ड किया था तो डेबिट किए थे, अब रिजेक्ट कर रहे तो क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट. एप्लीकेशंस है 4,50,000. ये कैसे है पता है ना आपको, इसका कैलकुलेशन करती हूँ. देखो 15,000 इंटू 30. ओके डिबेंचर में कितने ट्रांसफर करेंगे हम, जितना एक्चुअली इशू करना चाह रहे थे. कितना इशू करना चाह रहे थे, 12,000 इशू करना चाह रहे थे. 12,000 इंटू एप्लीकेशन का 30 है. अमाउंट आएगा 3,60,000. एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है. तो देखो 12,000 इशू करना चाह रहे थे, 15,000 के एप्लीकेशंस आए तो कितने ज्यादा आ गए हैं, 3,000 ज्यादा आए. 3,000 इंटू 30 90,000. ये मैंने आप लोगों को वर्किंग बताया. आप लोगों को ऐसे अमाउंट नहीं लिखना है. मैंने बताया आपको कि 4,50,000 कहाँ से आए, क्योंकि एप्लीकेशन 15,000 के आए थे और एक एप्लीकेशन की प्राइस 30 है. ट्रांसफर कितना होगा, जितना कंपनी इशू करना चाह रही थी. कंपनी 12,000 इशू करना चाह रही थी और एप्लीकेशन का 30 है, तो इतने आ गए हैं, इतना इशू करना चाह रही थी. तो एक्सेस कितने, 3,000. क्लियर है. थर्ड एंट्री होती है हमारी अलॉटमेंट की. अलॉटमेंट के टाइम पे पहली एंट्री ट्रांसफर वाली, मतलब 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट. एक्सेस एप्लीकेशन को तो रिजेक्ट कर दिया है, तो बचे कितने, अभी 12,000 एप्लीकेशंस बचे. अलॉटमेंट के टाइम पे 45 रुपीज.
12,000 इंटू 45 कितना आएगा? 5,40,000। 5,40,000। फोर्थ एंट्री होती है, चलो हमने ट्रांसफर वाली एंट्री पास कर दी है ना, अलॉटमेंट की ट्रांसफर वाली एंट्री पास हो गई है। अभी हमें पास करनी है बैंक वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? अलॉटमेंट से, तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम 12,000 इंटू 45 कितना आएगा? 5,40,000। 5,40,000। अलॉटमेंट के बाद कॉल की एंट्री। कॉल के टाइम पे भी फर्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है ट्रांसफर वाली एंट्री। 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने इशू किए हैं? 12,000 और कॉल के साथ 25 रुपीज मंगा रहे हैं, तो 12,000 इंटू 25 3 लाख। ट्रांसफर वाली एंट्री के बाद बैंक वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट। 3 लाख। 3 लाख। लास्ट में टोटल कर देना है। टोटल आएगा 25,80,000। दोनों साइड का सेम है, मतलब हमने करेक्ट सम किया है। ओके, ये चैप्टर की एंट्रीज, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसकी एंट्री सेम है शेयर कैपिटल चैप्टर के तरह। हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया है उसी के तरह एंट्रीज है। वहां पे शेयर आता था, यहाँ पे डिबेंचर आता है, तो और कोई भी चेंज नहीं है। तो पहले आप लोग वो चैप्टर रिफर करना, उसके बाद ही ये चैप्टर रिफर करना, तो आप लोग को डिफिकल्टीज नहीं आएगी। और उसके बाद भी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है या कोई भी एंट्री पास किए है वो क्यों किए, उसका क्या रीजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग पूछ लेना। ओके।